पिछले वीडियो में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना है। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कुछ फैक्ट और बताने हैं, तो आइए पहले वो फैक्ट पढ़ते हैं, फिर बाद में कुछ प्रश्न हल करते हैं। यदि हमारे पास एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, और इन दोनों को हम हल करें, तो हल हम कितने तरीके से कर सकते हैं? हल हम कर सकते हैं इनको प्लस करके या माइनस करके या इनको मल्टीप्लाई करके या इनको डिवाइड करके। जब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या ली जाएगी तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो हमेशा अपरिमेय होगा। दूसरी बात हमें याद रखनी है, यदि दो परिमेय संख्याएं हों जोड़ने पर, घटाने पर, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनमें से कोई एक ऑपरेशन करेंगे तो परिणाम परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। बस ध्यान इतना रखना है कि जो बाद वाली परिमेय संख्या है ये शून्य ना हो, और ये शून्य ना हो किसके लिए? केवल भाग के लिए। भाग के लिए शून्य ना हो, बाकी संख्याओं के लिए अगर शून्य भी है तो परिणाम हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तीसरा हमें याद रखना है कि एक अपरिमेय संख्या है और दूसरी भी अपरिमेय संख्या है। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो परिणाम हमें प्राप्त होगा वो इन संख्याओं के ऊपर निर्भर करेगा। ये कभी परिमेय होगा और कभी अपरिमेय होगा। अर्थात हमें दो अपरिमेय संख्याओं के जोड़ने से परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ये दोनों संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं हैं। हमें ये याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक बात और हमें अच्छी से याद करनी है, यदि कोई एक संख्या a स्क्वायर है और हम इसको b से भाग करते हैं और यहाँ भाग करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है, अर्थात b a स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि b a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो अगर b a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो b a को भी पूरा पूरा विभाजित करता है। ये हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। विभाजित करने की जगह पे गुणनखंड शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं बी ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो बी भी ए का गुणनखंड होगा। तो इन दोनों में से कोई एक फैक्ट लिखा जा सकता है। आइए अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। उदाहरण लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है। हम सब जानते हैं कि अंडर रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या ही होती है, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। अब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं √7 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को विरोधाभास विधि से हल किया जाता है। जब √7 एक परिमेय संख्या है तो हम सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि √7 को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुनः लिख देंगे, माना p/q बराबर √7
और यहाँ पर जो P और Q है वो क्या है, जहां P तथा Q परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं, या पूर्णांक भी कह सकते हैं। P और Q परस्पर अभाज्य संख्या है, इसका मतलब P और Q को हम आपस में विभाजित नहीं कर सकते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। ये हम लिखते हैं इसको फैक्ट नंबर 1 और इसको फैक्ट नंबर 2। तो जो हमने पहली बात ली है इसको हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो P बटे Q और बराबर √7 दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। यहाँ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² अपान Q² और √7 का वर्ग करेंगे तो √7 का स्क्वायर √7 इंटू √7 होगा और ये हो जाएगा 7 इंटू 7, इसका पेयर बन जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा और हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 7। दोनों पक्षों में Q से गुणा कर देते हैं, Q से गुणा करने पर P² अपान Q² इज इक्वल टू 7 इंटू Q। यहाँ से एक Q से एक Q कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा P² अपान Q इज इक्वल टू 7Q। इसको ले लेते हैं तथ्य नंबर 3। चूंकि 7 तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए हम सभी लोग जानते हैं कि दो पूर्णांकों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक नया पूर्णांक मिल जाता है। तो 7 पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें 7Q भी एक पूर्णांक मिल जाएगा। ये भी एक पूर्णांक होगा और ये 7Q जो है ये किसके बराबर है, P² अपान Q के बराबर है। तो 7Q जब P² अपान Q के बराबर है तो इसके स्थान पर हम लोग P² अपान Q भी लिख सकते हैं। तो जब 7Q एक पूर्णांक है और ये इसके बराबर है तो इसका मतलब है कि P² अपान Q भी एक पूर्णांक हो जाएगा। ये संख्या पूर्णांक कब होगी, अभी हम पहले बात कर चुके हैं कि P² अपान Q पूर्णांक कब होता है, जब Q से ये P² पूरा पूरा विभाजित हो जाए। इसका मतलब है कि Q P² को विभाजित करता है और जब Q P² को विभाजित करता है तो इसका अर्थ है कि Q P को भी विभाजित करेगा। जब P P को विभाजित कर देगा तो इसका मतलब है कि P और Q आपस में अभाज्य संख्याएं नहीं है। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा था, परस्पर सह अभाज्य। P और Q परस्पर अभाज्य संख्या नहीं हुई, इसका मतलब है कि P तथा Q परस्पर सह अभाज्य। पूर्णांक नहीं है। देखिए हम पहले सपोज कर चुके हैं कि P और Q परस्पर सह अभाज्य पूर्णांक हैं और यहां पर आ रहा है कि P और Q परस्पर सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो ये तथ्य 2 और तथ्य 4 ये आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। P और Q यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं हैं और यहाँ पर P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इसका मतलब है कि या तो ये तथ्य सही है या ये तथ्य सही है, दोनों तथ्य एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि तथ्य 2 तथा 4 परस्पर
विरोधी हैं, यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना की वजह से है। ऐसा विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? ऐसा विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर √7 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, और परिमेय संख्या ये है नहीं, लेकिन हमने जबरदस्ती इसको परिमेय संख्या मान लिया है, इसीलिए यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और ये दो प्रकार के तथ्य एक ही कथन के लिए आ रहे हैं, एक ही प्रश्न के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना को गलत सिद्ध करता है। इसका मतलब है कि √7 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका अर्थ हो गया √7 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार से यह प्रश्न हमारा पूरा होता है। ये एक और उदाहरण समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। पुनः हल करने के लिए मान लेते हैं, माना 2 + √3 = x एक परिमेय संख्या है। चूंकि यह पूरी संख्या हमने परिमेय मानी है, इसलिए x भी एक परिमेय संख्या ही हो जाएगी। यहां लेते हैं √3 = x, और ये 2 प्लस का है, इधर उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा √3 = x - 2। अब यहां देखिए, ये x कैसी संख्या थी? x एक परिमेय संख्या थी, और 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि x तथा 2 परिमेय संख्याएं हैं, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना या घटाना या गुणा या भाग किया जाता है, तो उनसे जो परिणाम प्राप्त होता है वो भी परिमेय होता है। इसका अर्थ हो गया कि x - 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, और ये परिमेय है। किंतु √3 कैसी संख्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम एक प्रश्न में √7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। उसी प्रकार से √3 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है और x - 2 एक परिमेय संख्या है, और कोई भी अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं, तो यहां लिख देंगे चूंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं समान नहीं हो सकती। इसका मतलब हो गया कि √3 और x - 2 ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तथ्य 1 को देखिए और तथ्य 2 को देखिए। तथ्य 1 कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, और तथ्य 2 कह रहा है ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कथन एक दूसरे के विरोधी हो गए। तो पुनः कथन 1 तथा 2 परस्पर विरोधी कथन है। विरोधी है इसलिए क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि जो हमने सपोज किया है ये गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण है। इसका मतलब है
कि हमारी जो परिकल्पना है वो गलत है। हमारी परिकल्पना क्या है कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हो गया कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय नहीं है तो फिर कैसी संख्या हो गई? इसका मतलब है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। इसी तरीके से यदि हमें प्रश्न मिल जाए 2 - √3 या √3 - 2 या 2/√3 या 2 × √3, तो इन प्रश्नों को भी हम इसी तरीके से हल कर लेंगे। और इसमें जो परिमेय वाला भाग है, ये परिमेय संख्या का जो भाग है, इस भाग को हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे इसमें हमने स्थानांतरित कर दिया है, वैसे इन सवालों में भी हम इसी तरीके से सपोज करके इस भाग को दूसरी तरफ ले जाएंगे। और यही जो तथ्य यहाँ लिखा है, एक भाग हमारा परिमेय हो जाएगा, दूसरा भाग अपरिमेय हो जाएगा और दोनों बराबर नहीं होंगे। और ये यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण इन प्रश्नों को भी हम लिख देंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अर्थात इसी प्रश्न की भांति इन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। आप लोग इनको हल करने का प्रयत्न करें।